हिजबुल्लाह के सदस्य जिन पेजरों और वॉकी टॉकीज को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक मोबाइल विस्फोटक में तब्दील करना एक बड़ा कदम है। जो उपकरण इजराइल की सर्विलांस से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वही उसे इस्तेमाल करने वालों के हाथों में फट गए। नतीजतन दर्जनों मौतें हुईं और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेबनान की सरकार ने इन हमलों के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है। लेबनान ने इसे इजराइल की आपराधिक आक्रामकता बताया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उचित बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल की ओर से इन आरोपों पर टिप्पणी आना बाकी है, लेकिन कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि कैबिनेट ने अपने सभी मंत्रियों को इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। आमतौर पर इजराइल हिजबुल्लाह से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ताज़ा हमले दोनों पक्षों के बीच जारी मौजूदा संघर्ष का हिस्सा हो सकते हैं। अगर इजराइल इन हमलों के लिए जिम्मेदार है, तो ये उसके सबसे चौंकाने वाले और प्रभावी अभियानों में से एक होगा, जिसने इजराइल से जुड़े पुराने अभियानों की याद को ताज़ा कर दिया है, खासतौर पर देश की स्पाई एजेंसी मोसाद से जुड़ी यादों को। 1960 में नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइशमन का अर्जेंटीना से अपहरण करना मोसाद की प्रसिद्ध खुफिया सफलताओं में से एक है। आइशमन पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों के उत्पीड़न और हत्या के आरोप थे। यहूदियों के जनसंहार में उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था, लेकिन खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए कई देशों के बीच घूमते हुए आइशमन अर्जेंटीना में बस गए। लेकिन मोसाद के 14 एजेंटों की टीम ने उनका पता लगाया, उन्हें अगवा किया और इजराइल ले आए। इजराइल में आइशमन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें मौत की सजा दे दी गई। युगांडा में चलाया गया एंतेबे ऑपरेशन इजराइल के सबसे सफल सैन्य अभियानों में शामिल है। इस अभियान के लिए मोसाद ने खुफिया जानकारियां मुहैया कराई, जबकि इजरायली सेना ने इस अभियान की कमान संभाली। इजरायली कमांडो फोर्स ने तेल अवीव से एथेंस के रास्ते पेरिस जा रहे विमान से 100 बंधकों को सफलतापूर्वक बचाया था। इस विमान में 103 इजरायलियों समेत कुल 250 यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के 2 सदस्य ने जर्मनी के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस विमान को हाईजैक किया और फिर युगांडा ले गए। इस दौरान 3 बंधकों के अलावा अपहरणकर्ताओं, युगांडा के कुछ सैनिकों और इजराइल के मौजूदा पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के भाई योनातन नेतन्याहू की मौत हुई थी। 1980 के दशक में एक अभूतपूर्व अभियान के तहत मोसाद ने तत्कालीन पीएम मेनाकेम बेगिन के दिशा निर्देशों पर चलते हुए 7,000 से अधिक इथियोपियाई यहूदियों को सूडान के रास्ते तस्करी करके इजराइल पहुंचाया। इसके लिए मोसाद ने एक फर्जी डाइविंग रिजॉर्ट तक बनाया, जिससे किसी को शक न हो। सूडान दरअसल अरब लीग का दुश्मन देश था, इसलिए गुपचुप तरीके से काम करते हुए देश के लाल सागर तट पर मोसाद एजेंटों ने एक रिजॉर्ट बनाया और इसका इस्तेमाल अपने बेस के तौर पर किया। दिन में ये एजेंट होटल के स्टाफ के तौर पर रहते थे और रात में ये पड़ोसी देश इथियोपिया से चलकर आए यहूदियों को हवा या समुद्री मार्ग से अवैध तरीके से इजराइल भेजते थे। ये अभियान कम से कम 5 सालों तक चला और जब तक इससे पर्दा उठता, तब तक मोसाद के एजेंट वहां से बचकर जा चुके थे। म्यूनिख ओलंपिक में हुए अपहरणों का बदला वर्ष 1972 में फलस्तीनी चरमपंथी गुट ब्लैक सितंबर ने म्यूनिख ओलंपिक में गए इजरायली ओलंपिक टीम के 2 सदस्यों की हत्या कर दी थी और 9 अन्य को अगवा कर लिया था। लेकिन बाद में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए उस वक्त के पश्चिमी जर्मन पुलिस का अभियान नाकाम रहा और इन सभी लोगों की भी हत्या कर दी गई। हालांकि इसके बाद मोसाद ने महमूद हमशारी समेत कई फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सदस्यों को निशाना बनाया। हमशारी के पेरिस स्थित घर में लगे फोन में एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया और इसी में धमाके से उनकी मौत हुई। याहिया अय्याश के फोन में विस्फोटक लगाकर हत्या साल 1996 में भी
एक ऐसे ही अभियान के तहत हमास के एक प्रमुख बम बनाने वाले याहिया अय्याश की मोटोरोला अल्फा मोबाइल फोन में 50 ग्राम विस्फोटक भरकर हत्या की गई थी। अय्याश हमास की सैन्य इकारिड के एक अहम नेता थे। उन्हें इजरायली ठिकानों पर मुश्किल हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाले बम बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से वह इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी आए और इजरायल में मोस्ट वांटेड बने। साल 2019 के आखिरी महीनों में इजरायल ने इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने पर रोक को हटाया और इजरायल के चैनल 13 टीवी ने अय्याश की अपने पिता को की आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग प्रसारित की। हमशारी और अय्याश दोनों की हत्याएं टारगेट किलिंग के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लंबे इतिहास को दिखाती हैं। साल 2010 में हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर महमूद अल मबहू की दुबई के होटल में हत्या की गई। शुरुआत में लगा कि उनकी मौत प्राकृतिक है, लेकिन कई फुटेज खंगालने के बाद आखिर में दुबई पुलिस ने हत्या करने वाली टीम का पता लगा लिया। पुलिस ने बाद में यह बताया कि अल मबहू को बिजली के झटके दिए गए और फिर उनका गला घोंटा गया। शक की सुई मोसाद पर गई, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ा। इस्राएली राजनयिकों ने दावा किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस हमले में मोसाद की भूमिका की पुष्टि करता हो। हालांकि उन्होंने इन हमलों में भूमिका होने के दावों को खारिज भी नहीं किया, जो कि आमतौर पर इजरायल की नीति के अनुरूप ही है। इजरायल ऐसे मामलों में हमेशा अस्पष्टता बनाकर रखता है। बहुत सारे सफल अभियानों के बावजूद मोसाद को कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। इन्हीं में से एक ऑपरेशन 1997 में खालिद मिशाल की हत्या करने का प्रयास था। इस घटना से एक कूटनैतिक संकट पैदा हो गया था। खालिद मिशाल हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और उन्हें जॉर्डन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। ये मिशन असफल रहा क्योंकि जहर देने वाले इजरायली एजेंट पकड़ गए। इसके बाद इजरायल को मिशाल को दवा देकर बचाना पड़ा। मोसाद के उस वक्त के प्रमुख डेनी यातोम खुद जॉर्डन गए हैं मिशाल को बचाने के लिए एंटीडोट दिया। इस घटना ने जॉर्डन और इजरायल के बीच रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर दी थी। साल 2003 में इजरायल ने उन्हें मारने के लिए गजा शहर के एक घर पर हवाई हमला किया था। अलजहर तो इस हमले में बच निकले, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे सहित कई लोग मारे गए। हवाई हमले में अलजहर का घर जमींदोज हो गया। साल 1954 मिस्र को इजरायल के ऑपरेशन सुजैना की भनक लग गई। इस ऑपरेशन के तहत मिस्र में अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों में बम लगाना था ताकि वो स्वेज नहर विवाद के लिए वहां से अपनी सेनाएं वापस न हटाएं। इस घटना को लावोन अफ्रेयर के नाम से जाना जाता है। ये नाम उस समय के इस्राएली रक्षा मंत्री पिनहास लावोन के कारण इस ऑपरेशन को दिया गया था। बताया जाता है कि यह सारा ऑपरेशन उन्हीं की योजना थी। इसके अलावा मोसाद को गोपनीय जानकारियां जुटाने में भी कई बार असफलता मिली है। साल 1973 में हुई इजरायल अरब जंग में इजरायल सेना अक्टूबर 1973 में स्वेज नहर पार कर मिस्र पहुंची थी, लेकिन पीछे से 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने अचानक इजरायल पर हमला बोल दिया ताकि वो सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले सकें। यह हमला यहूदी त्योहार योम किप्पुर के दिन हुआ था और इजरायल को इस हमले की योजना के बारे में पहले से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। अचानक एक तरफ से मिस्र और दूसरी तरफ से सीरिया ने इजरायल पर बोल दिया और जंग के 2 फ्रंट खुल गए। मिस्र की सेना ने स्वेज नहर पार की और सीरिया की सेना गोलान हाइट्स के रास्ते इजरायल में दाखिल हो गई। इस जंग में सोवियत यूनियन ने सीरिया और मिस्र की मदद की और अमेरिका ने इजरायल की सहायता की। इजरायल ने दोनों देश की सेना हटा दिया और 25 अक्टूबर को ये युद्ध खत्म हो गया। इससे ठीक 4 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें युद्ध रोकने का आह्वान किया गया था। योम किप्पुर युद्ध के लगभग 50 साल बाद एक बार फिर इजरायल को अचानक हुए हमलों ने चौंका दिया। 7 अक्टूबर 2023 को गजा बॉर्डर को मार करते हुए हमास ने इजरायल पर हमला किया
और कम से कम 1200 लोग मारे गए। इसके अलावा उस दिन करीब 261 लोगों को हमास के लड़ाके गजा में बतौर होस्टेज उठाकर ले गए। इस हमले की पूर्व जानकारी न होने में मोसाद की विफलता को एक बड़ी चूक माना गया। कुछ जानकारों ने इसे इजराइल हमास से निपटने की नीति में इसे एक कमजोरी के तौर पर देखा गया। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गजा पट्टी पर हमला कर दिया। इजरायली हमले में अब तक 40,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में अधिकतर आम लोग हैं।